Welcome student, this is our lecture number 3 for class 12th. Lecture 3 class 12th यूनिट हमारी 4th चली हुई है और सब्जेक्ट है आज का फिजिक्स। अब तक हमने जो किया था, कल लास्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे फैराडे लॉ और लेंज लॉ हमने पढ़ा था। आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड है या जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, उसको चेंज करके किस तरीके से हम इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि टॉपिक का नाम हमारे पास वेरियस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ भी लिख सकते हो आप। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये बात हमें पता है भाई, ईएमएफ हमारे पास कब इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा पढ़ा था हमने। अब इसके अंदर बस सीधी सीधी बात है, इसकी वैल्यू को यदि हम चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी, ये वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये वैल्यू इंक्रीज होती है तो ईएमएफ भी हमारे पास क्या होगा, और ज्यादा इंड्यूस होगा। मतलब सीधी सीधी बात ये है, यदि फाई जिस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है हम उनकी वैल्यू को चेंज करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज होगी और ईएमएफ हमारे पास ज्यादा होगा। तो यदि इसके अंदर हम पहले बात करें तो पहले लेके चलते मैग्नेटिक फील्ड को। द इंड्यूस ईएमएफ लिख लेते एक बार इसमें। द इंड्यूस ईएमएफ कैन बी increased by changing the value of magnetic flux. The value of magnetic flux can be increased by following method. फर्स्ट है by changing magnetic field, B सेकंड है हमारे पास by changing area, A थर्ड हमारे पास by changing एंगल थीटा। ईएमएफ इंड्यूस करना है तो किसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी भाई हमें, मैग्नेटिक फ्लक्स की। और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हमें पता लगी कि इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है और एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है। इन तीन चीजों पे हमारी जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है। अब यदि इन पे पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हम एरिया की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से हम एंगल की वैल्यू को इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। देखो पहला इसके अंदर फर्स्ट है भाई इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करके।
हमने फेराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था, फेराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, फेराडे थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, फेराडे के तीनों एक्सपेरिमेंट हमने किए। आपने एक चीज नोट की होगी कि तीनों के अंदर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी, हमने उसको चेंज किया था। किस तरीके से चेंज किया था? पहली बार बार मैग्नेट का यूज करके, सेकंड बार उसको आगे पीछे मूव किया, सेकंड हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कॉइल लिया था, उसको हमने आगे पीछे किया। थर्ड हमने क्या किया था, जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर हमने भाई एक करंट की वैल्यू को चेंज करके, करंट को एक बार कम किया एक बार ज्यादा किया, उसकी वैल्यू को यूज करते हुए हमने मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज किया था। मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को आराम से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो यदि इसके अंदर लिखे हम, फर्स्टली देखो इसमें फर्स्ट बाय चेंजिंग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारे पास फर्स्ट। इसके अंदर यदि हम भाई बात करें, वी कैन change the value of magnetic flux by changing the value of magnetic field in Faraday first experiment. We change the value of magnetic field by changing the, by using bar magnet. In Faraday second law, we change the value of magnetic field by moving a current carrying coil, and in Faraday third experiment, we change the value of magnetic field by changing the value of current.
तो भाई हमने 3 एक्सपेरिमेंट तो कर रखे हमारे पास हैं, उसमें हमने देखा होगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एक बार तो हमने बार मैग्नेट का यूज किया, इसके अंदर बार मैग्नेट का यूज करके हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सेकेंडली हमने क्या देखा कि हम एक करंट कैरिंग कॉइल को चेंज करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्डली हमने क्या देखा, फैराडे थर्ड एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास था उसके अंदर कि हम उसकी वैल्यू को एक यदि करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं उस केस में भी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज। ठीक है, अब हमारे पास आता है भाई सेकंड ऑप्शन। इसका सेकंड क्या है कि हम किसकी वैल्यू को, हम यदि मैग्नेटिक जो एरिया हमारे पास एरिया की वैल्यू को चेंज करें तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। वो कैसे होगी, देखो एक बार। सेकंड हमारे पास ये बोर्ड भी ज़्यादा देर काम नहीं करता, थक जाता है बेचारा, दिन रात लगा रहता नहीं इसके ऊपर कोई इंसान, तो ये काम करना बंद कर देता है। ये मना करता है कि बकस दो आप मुझे, अब नहीं हो रहा मेरे से काम। लेकिन मैं अभी इसी डेट नहीं, अभी तुझे बहुत लंबा जाना है। सेकंड हमारे पास बाय चेंजिंग एरिया। इसके अंदर भाई हमें एक टॉपिक और साथ पढ़ सकते हैं, वो क्या हमारे पास, इसका दूसरा नाम हम यदि ये आएगा तो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इस नाम से भी ये आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्या करना है, सिंपल सी बात भाई। ये एक रेक्टेंगल कॉइल मान ली हमने, ठीक है। ये 3 हिस्से इसके फिक्स कर रखे हैं। यदि हम बात करें P Q R S, इस तरीके से रहने दो, P Q R और S, और जो S साइड है ये मूव कर सकती, ठीक है, आराम से आगे। ये जो साइड है ये आगे पीछे मूव कर सकती इसके अंदर। ये हमने क्या मान ली, इसकी विड्थ L, और ये वाली साइड क्या मान ली हमने, L। ये L मान ली और ये क्या मान ली, X। और हम क्या मान रहे हैं कि भाई जो आगे पीछे ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो कॉइल ये इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया हम। ये क्रॉस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इस तरीके से, और ये जो साइड हमारे पास हमने PS मान के चल रहे हैं, ये हम आगे पीछे इसके अंदर मूव कर सकते हैं। अब लिख लेते हैं, एक बार फिर धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। चलो एक बार पहले चलो थोड़ा बता देते हैं। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये साइड आगे पीछे मूव कर सकती, आगे पीछे मूव करेगी तो इसमें जो एरिया हमारे पास वो चेंज नहीं होगा, इसका एरिया चेंज हो जाएगा। लेकिन एरिया चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले। लेट अस कंसीडर a current carrying coil PQRS placed in a magnetic field such that its side PS can move easily, कि जो इसकी साइड है हमारे पास PS वो इजीली मूव कर सकती है विद ए कांस्टेंट
वेलोसिटी v, let length of coil is x and breadth of coil is L, then area of coil is given by A is equal to Lx हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर दिस एरिया इज यहाँ पे एक चीज और लिख लेना भाई, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू बी ए कोस 180। भाई देखो इधर तक, इधर से लेके इधर तक मूवमेंट हो रही है, ये एंगल यदि हम बात करेंगे कंप्लीट कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो हमने कोस कितना लिया है, 180। बी ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, Lx, और कोस 180 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अब यदि भाई यहां से हम देखें अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, E इज इक्वल टू -d∅/dt। जो EMF होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट मान ली, ये सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, E इज इक्वल टू -d/dt -BLx, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और भाई मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, जो ये वाली साइड है ये नहीं हो रही, केवल ये वाली है वो चेंज हो रही, मतलब जो x की वैल्यू है केवल वो चेंज हो रही है, किसके साथ, टाइम के साथ। तो BL dx/dt, ठीक है। अब dx/dt किसकी वैल्यू, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हमारे पास, वेलोसिटी। तो E इज इक्वल टू BLV, और ये E हमारे पास कौन सा होगा, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये है भाई आपके पास सेकंड मेथड, जिसके द्वारा हम मैग्नेटिक एरिया को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जब चेंज होगी तो जो हमारे पास EMF बनेगा वो कौन सा होगा, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि यहाँ पे जो साइड हमारी वो किस में है, मोशन में है। तो जैसे ये चेंज होगी हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। अब देखो लास्ट इसमें ये आ गया होगा भाई B/A कोस थीटा, ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। कोस 180 क्यों लिया मैंने आपको बताया, इस साइड से वापस इसी साइड में जा रही है, एंगल 180 डिग्री का बन रहा है हमारे पास। कोस 180 की वैल्यू -1 पुट करते हैं हमने इसकी। लास्ट है भाई इसमें अंदर कि जब हम एंगल को चेंज करें, एंगल किस किस के बीच में चेंज होगा, एंगल होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यदि हम एंगल है उसको
चेंज करते तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज। थर्ड है इसमें बाय चेंजिंग एंगल एंगल तक ही लिख सकते हैं, थीटा। The value of magnetic flux can be changed by changing the value of angle between magnetic field and area vector. As we know, the minimum and maximum value of value of cos theta, so we can find the value of मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये था भाई हमारा आज का पहला टॉपिक, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करके डिफरेंट तरीकों से हम इंड्यूस ईएमएफ की जो क्वांटिटी हमारे पास वैल्यू है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब आते हैं हमारा आज का अगला टॉपिक पे। ईडी करंट। क्या होता है ईडी करंट? चलो इसके लिए हम है ना एक एक्सपेरिमेंट करके आपको बताते हैं। ये एक थ्रेड लिया हमने, इससे एक हमने बार मैग्नेट बांध लिए, ठीक है। अब बार मैग्नेट बांधने के बाद हमने क्लोज लूप मान ली इस तरीके से, ठीक है। अब हम इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके जा रहे हैं पेंडुलम की शेप में। मैंने आपको बताया पेंडुलम का मतलब क्या हुआ भाई, एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे जाएगा, एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे जाएगा। अब आगे जा रहा, सपोज करो करंट की डायरेक्शन ये है, तो जैसे ही पीछे आएगा करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हमने कल जो लेंज लॉ था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था, उसमें हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही आगे की साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, वापस आएगा तो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये तो बात कर रहे थे हम किसकी, लेंज लॉ में हमने पढ़ा था, सर्कुलर लूप के अंदर हमने पढ़ लिया था। लेकिन अब मैं एक बात करता हूँ, अब इसको यदि हम हटा दें 1 मिनट के लिए, ये तो आपको पीछा वाला याद दिलाने के लिए, तो ये वाला हमने हटा दिया। एक तो ये, एक दूसरा हमारे पास बार मैग्नेट है और इसके आगे एक मेटल शीट रख रखी है, मेटल शीट रख रखी है। दोनों हमने एक बार सेम स्पीड से पीछे लेके आए, फिर हमने दोनों को छोड़ दिया। हम क्या देख रहे हैं कि दोनों मोशन में दोनों मोशन में है, लेकिन ये वाला पहले रुक जाता है। जो मेटल के सामने रखा हुआ है, मेटल शीट के सामने रखा हुआ है, कंडक्टर के सामने, ये पहले रुक जाता है। ऐसा किसके वजह से होता है, क्यों होता है ऐसा कि इसकी ये थोड़ी देर तक घूमता रहता है, ये जल्दी रेस्ट में आ जाता है।
इस तरीके से ना घूमता रहता है आगे पीछे, और ये जल्दी रेस्ट में आ जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि भाई ये यहाँ पे इसको अट्रैक्ट या अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये इसको रोकने की कोशिश करेगा उस टाइम पे क्या देखते हैं हम? आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यदि हमारे पास चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यदि चेंज हो रही है तो करंट प्रोड्यूस होगा। अब यदि हम देखते हैं इस पे ऐसी सर्कुलर लूप में हमारे पास इनफाइनाइट बहुत सारी कॉइल बन जाती। एक मेटल शीट थी, उसके ऊपर हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी हमारे पास इनफाइनाइट बहुत क्लोज लूप, मतलब ये तो जैसे हमने दिख। अब इससे यदि हम बिल्कुल क्लोजली बात करें इस तरीके से क्लोज लूप बन जाती है मेटल शीट पे। ये कोई सर्कुलर लूप नहीं थी हमारे पास, हमने एक मेटल शीट मान रखी थी, उसके ऊपर बात कर रहे थे। अब जब ये बन चुकी है उस टाइम पे हम क्या देखते हैं, एक करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट को हम क्या बोलते हैं? ईडी करंट। द करंट प्रोड्यूस या द करंट व्हेन द मैग्नेट, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करें कंडक्टर का, एक करंट इंड्यूस होता है क्लोज लूप के अंदर, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? ईडी करंट। ईडी करंट इसका नाम किस लिए रखा गया है? उसके पीछे रीजन ये है कि भाई एक तो ये इसकी जो शेप है, वर्लपूल सुना होगा आपने, ये ईडी की शेप में होता है। ईडी एक तरीके से इसकी शेप के कोई साइंटिस्ट नहीं था ईडी, यदि आप ये सोचो भाई किसी ईडी नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, ऐसा नहीं। ईडी इसकी शेप के कारण इसका नाम रखा गया है। इसको डिस्कवर करने वाला तो एक साइंटिस्ट था हमारे पास, फोकार्ट नाम का, इसने इसको डिस्कवर किया था। उसी के नाम पे इसको कई बार फोकार्ट करंट भी बोल देते हैं। ईडी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी शेप है वो ईडी की तरह होती है। ईडी का मतलब क्या हो, जैसे पानी में आपने पत्थर मारा बीच में एक बिल्कुल, तो आप देखते हो इस तरीके से हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाता है चारों तरफ, वो धीरे धीरे ऐसे उठता उठता दूर की साइड जाता है, उसको हम वर्लपूल या ईडी बोलते हैं। उसी फॉर्म में करंट हमें दिखाई देता है, जिसके कारण क्या बोलते हैं हम इसको? ईडी करंट। ठीक है, अब इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। क्या है? when the magnetic flux of a बोर्ड तो आज बिल्कुल ही मना करके बैठा हुआ है कि नहीं पढ़ाना। फ्लक्स ऑफ ए कंडक्टर चेंज देन ए करंट इज इंड्यूस्ड in the bulk of conductor, the flow of current is in the shape closed loops or eddy or whirlpool. So this current is called
ED current. The name ED is due to its shape. This type of current is discovered by Foucault. So this is also called Foucault करंट। यही हमने बताया था भाई अभी आपको कि किस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कि किसने इसका नाम दिया था, कैसे हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, वो हमने बताया है आपको इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें इसको मैथमेटिकली, इसकी फॉर्म यदि हम फाइंड आउट करें तो उसमें क्या होता है, यदि हम लिखे, इसको रब कर देते पहले एक बार। The magnitude of ED current I is equal to d phi by dt अपॉन E। यहाँ पे भाई d phi by dt क्या है हमारे पास, ये माइनस आएगा भाई, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिखने की बजाय हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि, एक मिनट, गलत लिख दिया हमने। यदि हम बात करें इसकी तो क्या होगा, ये जो आई होगा हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये वैल्यू होती है इसकी। आई इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है किसकी, ईडी करंट की। हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ई बाई आर करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ई इज इक्वल टू किसके होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, बता सकते हैं हम ये। तो ये था आपका ईडी करंट की डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हमने उसको पढ़ा है। अब यदि हम इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन की, कि ईडी करंट बेसिकली यूज कहाँ कहाँ पे हम करते हैं। तो यदि भाई हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो पहली और सबसे मेन है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आती पेपर में भाई एप्लीकेशन तो ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट, पहली ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग का मतलब भाई यहाँ पे क्या है, पहली इसका एप्लीकेशन फर्स्ट है ये हमारे पास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग का अर्थ है
कि वो जैसे ग्लेनोमीटर की बात करते हैं, हमने पढ़ा कि जैसे कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। उस डिफ्लेक्शन को एक जगह रोकने का काम कौन करता है? उस जगह को ईडी करंट है जो हमारे पास। यदि ईडी करंट नहीं होगा तो वो एक जगह नहीं रुकेगा। ठीक है, डंपिंग का मतलब है एक जगह पे रोकना। जैसे वो आगे पीछे जाती, हमने देखा होगा जो ग्लेनोमीटर की सुई है वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव, यदि करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है। तो वैल्यू को एक जगह एग्जैक्ट बताने का काम कौन करता है? रोकने का काम कौन करेगा? वहां पे ईडी करंट। इन ग्लेनोमीटर द करंट in the coil, a cylindrical coil, is deflected by needle and work done for dumping of needle is done by ईडी करंट। एक तो ये हो गया भाई हमारे पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग का हमने बता दिया है। नेक्स्ट यदि हम बात करें जो ट्रेन के अंदर ब्रेक अप्लाई होती, आपने देखा होगा ट्रेन का, उसमें जो ब्रेक अप्लाई होती है जिसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक ब्रेक। द ब्रेक्स used in trains are magnetic brakes, and the process of magnetic brake is completed by ईडी करंट। ये दो आपने देखी होगी भाई, दो गैल्वेनोमीटर भी आपने देखा है, जो दूसरा है ये भी आपने देखा होगा। और यदि हम तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करें, इंडक्शन फर्नेस, फिर एक बार बाद में तीनों को साथ समझा देंगे। इंडक्शन फर्नेस, we can use ED current to give a high supply of heat to melt heavy particle। पहला आपको सामने है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग। मैंने आपको बताया है कि जो निडल है आगे पीछे घूमती है उसको एक जगह पे रोकने का काम कौन करता है? ईडी करंट से हम उसका यूज करके गैल्वेनोमीटर में जो सुई आगे पीछे घूमती है उसको एक जगह पे रोकने का काम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईडी करंट करता है। ट्रेन के अंदर जो ब्रेक हम यूज करते हैं उसके अंदर भी ईडी करंट होता है। इंडक्शन, कई बार हम इलेक्ट्रिसिटी करंट का यूज करके किसी हैवी पार्टिकल, मेटल पार्टिकल को जो पिघलाने का काम करते हैं, उसको मेल्ट करने का काम करते हैं, तो वो भी किसके साथ प्रोसेस मतलब कंप्लीट हो सकता है? ईडी करंट के साथ। तो ये तो नॉर्मल जो मेन हमारे पास तीन थी वो है। इसके अलावा भी हम इसको यूज कर सकते हैं। वो कहाँ पे होगा भाई?
उसके अलावा यदि हम बात करें इसका, तो एक तो डायथेरेपी, मतलब डायथेरेपी का मतलब क्या है भाई, डीप हीट थेरेपी जो होती है हमारे पास, उसके अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम बात कर किसी को थेरेपी करवानी हो, थेरेपी ये कहाँ पे बेसिकली यूज होती है, जब किसी को अंदरूनी चोट लग जाए या मसल्स प्रॉब्लम होती है, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम उसको एक बाहर से दुखे हुए तो आप एक मशीन टाइप में होती, यदि मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने मूवी वगैरह में वो देखा होगा ना, जो चेस्ट पे रखते हैं, यदि किसी को कोई बेहोश हो जाए, उसी से उसको दो डॉक्टर लेके आएगा, उसको पहले कुछ उसके अंदर लिक्विड लगाता है बीच में, फिर उसको चेस्ट के ऊपर ऐसे दबाता है, उसी शेप में होती है वो कुछ, जिसका हम यूज कर सकते हैं यदि किसी को अंदर सिकाई करनी हो। भाई बाहर से हमें कोई लगी हुई है, आप उसको गर्म पानी का यूज करके वैसे हम उसको हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हीट दे सकते हैं। लेकिन यदि हमारे कई बार मसल्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, उनको रिलैक्स करवाने के लिए जो हीट प्रोड्यूस करवाई जाती है, उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक आयरन देखी होगी, प्रेस देखी है ना आपने, उसी शेप में होते हैं वो, अब उनको शरीर के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे शरीर के अंदर तक हीट पहुंचाई जाती, ठीक है। ईडी करंट is used in diatherapy या और डीप हीट थेरेपी में हम इनका यूज करते हैं। डीप हीट थेरेपी मैंने आपको बताया वही है जो हम उसमें यूज करते हैं, किसमें, डॉक्टर वगैरह मसल्स को रिलैक्स करवाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। स्पेलिंग मेरे को थोड़ा डाउट है भाई, ये आएगी, हाँ। नेक्स्ट यदि हम बात करें द शाइनिंग प्लेट in electric meter is rotate due to ED current. In ED current is also used in speedometer. अब भाई ये क्या बताया गया है, डीप हीट थेरेपी मैंने आपको बता दी। उसके बाद है आपने पुराने जो इलेक्ट्रिक मीटर यदि किसी के घर में या आपने पहले कभी देखे हो, एक ब्लैक कलर का मीटर आता था पुराना, उसके अंदर व्हाइट कलर की प्लेट थी, उसमें आपको एक रोटेट करती हुई डिस्क दिखाई देती थी, ऐसे गोल गोल घूम, यदि लाइट आई हुई है मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वहां से करंट की सप्लाई हो रही है वहां पे, तो प्लेट ऐसे घूमती हुई दिखाई देगी आपको। वो किसके कारण घूमती थी भाई, हम क्या बताते हैं, वो भी ईडी करंट के कारण ही घूमती हुई हमें दिखाई देती। तो ये थी कुछ एप्लीकेशन जहां पे हम ईडी करंट का यूज करते हैं। अब हम इसकी डिसएडवांटेज पढ़ने वाले भाई, कि इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या होने वाली। और अगर इसके अंदर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला तो वही है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की यदि हम बात करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो ये भी वही अपोज करने का काम करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ईडी करंट, फर्स्ट है हमारे पास इट अपोज द रिलेटिव मोशन
सेकंड यदि हम बात करें, हमने बताया हाई टेम्परेचर के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एनर्जी इज लूज इन द फॉर्म ऑफ हीट। नेक्स्ट यदि हम बात करें, ड्यू टू हीट इंसुलेशन ऑफ वायर इज ऑल्सो डैमेज। तो ये हम तीन इसकी डिसएडवांटेज भी पढ़ सकते हैं। पहला तो आपको बता दें, रिलेटिव मोशन मतलब जो डायरेक्शन में जिसमें मूवमेंट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, उसको अपोज करने का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है। उसके अलावा भाई हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर में आपको पता है हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होगी तो जो हमारी एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, वहां पे एनर्जी का लॉस होता है। थर्ड यदि हमें बात करें, आपने देखा होगा कई बार वायर होती है जिसमें से करंट जा रहा है, फॉल्ट होने के कारण वायर गर्म होने शुरू हो जाती है, उसके ऊपर जो इंसुलेशन जो रबड़ लगा हुआ होता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे इंसुलेशन डैमेज हो जाता है और वायर जो हमारी है वो भी क्या हो जाती है, डैमेज। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ और ईडी करंट के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला हमारा वो होगा, वो सरप्राइज है आपके लिए, ठीक है। सरप्राइज ये बात करें तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये दो टॉपिक हम पढ़ने वाले। थैंक यू।